नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए श्रमिक मोइत्रा जी। ट्रम्प ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को क्या निकाला, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जो बहुत दिनों से पजल्स में थी, वो पीसिंग टुगेदर हो गई है। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जैसे श्रमिक जी ने हमारे साथ एक शो किया था, किस तरीके से वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक जो क्रिप्टो की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा जो गोल्ड की तरफ बढ़ रहा है। Shamik ji, a very warm welcome on the show. Let's get started. जी। सभी दर्शकों को आपको मेरा नमस्ते, नमस्कार। अम, आज मैं जो कहने वाला हूं उसमें इतिहास का भी एक विशेष इतिहास भूमिका रखता है और भूगोल भी भूमिका रखती है। तो इसमें अ, मैं एक नए वैश्विक ऑर्डर के बारे में बात करूंगा जो अभी बन रहा है हमारे सामने। सबको अभी पूरी तरह से ये नजर नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों को जो इस कीनली ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं इसको, वैश्विक व्यवस्था को, अ, उन्होंने ये मान लिया है कि इसी तरफ, इसी दिशा में बढ़ रही है दुनिया। तो मैं बिना किसी और आडंबर के सिंपली यही कहूंगा कि जो विश्व है वो 4 खंडों में बंटने वाला है। वो आज नहीं होगा, शायद कल भी ना हो, इस साल ना हो, लेकिन इस साल जो घटनाएं बन रही हैं और पिछले साल से जिनका प्रारंभ हुआ है, वो उसी दिशा में ले जा रही है हमको। और अगले 3-4 साल में आप लोग सब देखेंगे कि यही जो आज हम बात करेंगे यही हो रहा है, और यही इसी कारण से कई चीजें हो रही हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यूएस में ट्रम्प साहब का बिहेवियर इस तरह के क्यों है, भारतवर्ष किस तरह से अपने स्ट्रेटेजिक अनुमानों को बना रहा है, चाइना क्या कर रही है, रूस क्या कर रही है। तो ये 4 जो हैं, 4 देश जो हैं, ये विश्व की सबसे बड़ी ताकतें हैं, सबसे सशक्त देश हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज मिलिट्री। और इसके साथ आप एक पिवट देश या 2 पिवट राज्य जोड़ सकते हैं। एक है इजराइल और दूसरा है अमीराती राज्य जो है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अब बात करते हैं कि मैं किस वैश्विक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। तो फिर मैं कोई भूमिका पहले नहीं बांधूंगा, पहले एक मैप देखेंगे हम लोग, और फिर मैं बताऊंगा कि उस मैप में हो क्या रहा है और हम कहां जा रहे हैं। तो इस मैप में मैंने विश्व को एक नए वैश्विक व्यवस्था का नाम दिया है, नामांकन किया है, जो है यूरिक, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इंडिया एवं चीन। इस मैप में आप लोग देखेंगे कि कुछ क्षेत्र जो है ये डार्क ब्लू में मार्क्ड हैं। उसमें आपको पूरा नॉर्थ अमेरिका का खंड नजर आएगा, ग्रीनलैंड नजर आएगा जो अभी काफी चर्चा में है, और फिर साउथ अमेरिका में सभी देश सिवाय ब्राजील के जो ग्रे में है। उधर आप देखेंगे जो एशिया है उसमें एक बहुत बड़ा स्थान, एशिया यूरेशिया में रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और कुछ जिसको हम कहते थे ईस्ट यूरोपियन रिपब्लिक्स, पर वो ईस्ट है नहीं, वो सेंट्रल है, वो उसमें शामिल है। ये एक सी ब्लू टाइप के उसमें शेड में है, ठीक है। और फिर आपको दिखेगा लाल में कुछ क्षेत्र हैं जो अफ्रीका में पड़ते हैं, और चाइना, चाइना के संलग्न कुछ देश हैं जैसे वियतनाम, कंपूचिया, लाओस वगैरह हो गया, वो उसमें आते हैं, मंगोलिया उसमें आता है। और अफ्रीका में जो सहेल क्षेत्र है, सहेल उसको कहते हैं जो सहारा के नीचे और सहारा से सटता हुआ है, हाँ, वो सब सहारन अफ्रीका जिसको कहते हैं, वो देश हैं, और सेंट्रल अफ्रीका है। और उसके बाद आप देखेंगे पूरा जो ईस्ट अफ्रीका डाउन टू साउथ अफ्रीका, और इधर भारतीय जो महादेश है या उपमहादेश है, जैसे आप उसको कहना चाहें, ये पूरा का पूरा भगवे रंग में मैंने डाला है। तो भगवा रंग मैं बीजेपी के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पॉइंट नहीं है, ये हमारे ऐसे इसको, सॉरी, सनातन, हाँ, सनातन के रंग में मैंने इसको ढाला है। पर वो उसका कारण ये है कि ये इंडियन ओशन रीजन है जिसको भारतवर्ष डोमिनेट करेगा, और उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अब इसमें आते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि विश्व में जो सारा शांति फैला हुआ है, जो अस्त व्यस्त उथल पुथल चल रहा है, वो क्यों है। देखिए, ऐसा है कि अब आपको हम ले चलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ।
ठीक है, उससे ही मैं जोड़ के कड़ियां निकाल के आपके समक्ष रखूंगा। गायत्री जी, वो जो दूसरा मैप था यूरोप में जो अमेरिकन बेसिस का, वो जरा देखिए हम, और इस पे हम वापस आएंगे बाद में पूरी कड़ियों को जोड़ के। जी, इट्स राइट ऑन द स्क्रीन। हाँ, अब ये मैप देखिए, इस मैप में वो देश हैं जहां पे अमेरिकन मिलिट्री बेसिस लगे हुए हैं। Now, to give you some facts and figures, there are 76,000 American troops in Europe. 76,000 अमरीकी सैनिक यूरोप में तैनात हैं इस वक्त, और उनके पास 750 एकदम अत्याधुनिक एयरफोर्स जहाज भी हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी हैं, बहुत सारा और भी साजो सामान जो सब कुछ है वो है। 200 एटमी बम्स, थर्मोन्यूक्लियर डिवाइसेस यहाँ पे तैनात है, जो जर्मनी में और इंग्लैंड में स्टोर किए गए हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन से राष्ट्र हैं, नॉर्वे है, यूके है, स्पेन है, जर्मनी है, बेल्जियम है, नीदरलैंड्स है, इटली है, उधर पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया। ठीक है, ये मुख्य राष्ट्र है, और तुर्की भी है, तुर्की में इंसरलिक बोल के एक बेस है जो मेनली एयर बेस है उनका और स्पेशल फोर्सेस का बेस है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इस मैप को ध्यान से देखें। फ्रांस इसमें नहीं है क्योंकि फ्रांस ने जब नेटो ज्वाइन किया था, ये सारे नेटो के ही देश हैं, फ्रांस ने जब नेटो ज्वाइन किया था तो उन्होंने एक कंडीशन रखा था कि हम करेंगे, पर शर्त यह है कि हमारे देश में किसी और देश का कोई सैन्य ठिकाना नहीं होगा। तो फ्रांस रिटेन्स अ सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, लेकिन फ्रांस फिर भी इस अवस्था का पार्ट है। पूरा यूरोप जो है, इसका मतलब क्या है, वो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी ही तो है यूएस का। आप सोचते होंगे कि यूरोप वाले क्यों अमरीकियों के साथ हर चीज में वोट करते हैं, कितना भी वो उछल कूद कर ले लेकिन फाइनली वो उन्हीं की बात सुनते हैं। वो इसलिए कि उनको वो एक भीषण भय है कि 300 साल से रूसियों के साथ और ईस्ट के जो ट्राइबल्स थे और फिर राज्य हुए, उनके साथ इनका युद्ध होता रहा। ठीक है, वो बारबरोसा बोल के एक एम्परर था, वो रशिया गया था उनको उनके साथ लड़ने के लिए, और तब से ये चला आ रहा है। जर्मन एम्परर था बारबरोसा। और हिटलर ने जब रशिया पे आक्रमण किया था 1941 में, तो उसने भी उस ऑपरेशन का नाम बारबरोसा ही रखा था। एनीवे, पॉइंट ये है कि ये है ऑक्यूपाइड टेरिटरी, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड टेरिटरी। पूरा यूरोप का ढांचा, उसके तंत्र, उसकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब कुछ अमेरिका ने अपने ही अनुसार ढाला है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये इसके कारण यूरोप जो है वो टू नहीं कर सकता। अभी हम आएंगे उस बात पे कि यूरोप का वो डेनमार्क ग्रीनलैंड वाला चक्कर चल रहा है, इससे शायद नाटो में विभाजन आ जाए, लेकिन विभाजन होगा कैसे? यूरोप तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वो लड़ेंगे किसके खिलाफ? जो लोग ऑलरेडी वहां पे स्थित हैं। यूरोप में कोई भी सेना, इस वक्त आप नोटिस करेंगे, एक जमाने में ब्रिटेन में 3 लाख सैनिक होते थे। मैं बस ये 1980 के दशक की ही बात कर रहा हूं, तब तक इतने थे। आज कितने हैं टोटल? 62,000 कॉम्बैट ट्रूप्स, 18,000 कुछ नेवी में है और एयरफोर्स में कुछ अनदर 20,000, दैट्स इट। ये है वो महान बरतानवी साम्राज्य जो पूरे विश्व पे ही अपना दबदबा बनाए हुए थी, उसकी ये हालत है। जर्मनी सेम, फ्रांस थोड़ा सा बेहतर, स्पेन, इटली, कोई भी एक देश नहीं है यूरोप में जो अमेरिका से ज्यादा ताकत रखता हो यूरोप में। अमेरिका में तो छोड़ दीजिए, दूसरे जगहों पे छोड़ दीजिए, हम अपने ही देश में उनके पास उतनी ताकत नहीं है कि अमेरिका के साथ वो लोग कोई भी पंगा ले सके। ठीक है, अच्छा, एक और मैप मैं दिखाता हूं, इससे लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि हो क्या रहा है। अब आप देखें, एक और मैप मैं आपको दिखाता हूं, ये यूरोप का मैप है जब हिटलर रशिया पे आक्रमण करने वाला था 1941 में, उस समय का यूरोप कैसा था, देखें आप जरा। ये देखिए, ये जो ग्रे में मार्क क्षेत्र है, कुछ सिमिलर सा दिख रहा है। जो स्पेन है ना, इसमें एकदम नीचे की तरफ, बाईं और नीचे की तरफ, स्पेन तो व्हाइट में है, लेकिन स्पेन उस समय फ्रैंको द्वारा शासित एक राज्य था, जो फैसिस्ट था। ही वाज अलाइड विथ हिटलर। तो ये पूरा जो यूरोप का ये सो कॉल्ड यूरोपियन कॉन्टिनेंट, या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, सब कॉन्टिनेंट ही कहूंगा मैं उसको भी, ये जर्मन्स के नीचे था। और जर्मन्स का सपोर्टर कौन था? दे वर अ ग्रुप ऑफ बैंकर्स फ्रॉम, ओरिजिनली हिटलर वाज बैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ बैंकर्स फ्रॉम यूएसए एंड ब्रिटेन। ठीक है,
तो उसने ये सारा कब्जा कर लिया। सिर्फ इंग्लैंड और यूके मतलब ये सब बच गया, बाकी सब उसके कब्जे में आ गया। आप देखें ऊपर में नॉर्वे भी उसके कब्जे में है। फिनलैंड उसके कब्जे में नहीं था। फिनलैंड वाज एन एलाई ऑफ जर्मनी, इंडिपेंडेंट स्टेट, बट वाज पार्ट ऑफ द नाजी एक्सिस। और इधर आप देखें, ये पोलैंड जो था वो बटा हुआ था जर्मनी और रशिया के बीच में। लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, वो थे सोवियत यूनियन के कब्जे में। तो ये मैप और वो मैप सेम नहीं है, सिर्फ जो ऑक्यूपायर है वो बदल गया है। पहले जर्मनी था, अब अमेरिका हो गया। अब तो यूएस हो लड़ेगा गया। कौन किसके विरुद्ध, ये तो एकदम साफ सटीक नजर आ रहा है हम लोगों को, है ना। अच्छा, अब वापस उस मैप में चलते हैं जो मेन मैप था पूरे विश्व का, और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये विश्व 4 खंडों में बंट जाएगा और कैसे बंट रहा है इस वक्त। तो शुरुआत इसका, मैं तब तक बोलता रहूं, शुरुआत जो है इस चीज का द्वितीय विश्व युद्ध में होता है। पहले यूरोप को बांटा जाता है। जर्मनी इज रिप्लेस्ड बाय यूएसए एंड दैट इज वेस्टर्न यूरोप गोज टू द यूएसए, और ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, वो सारा सोवियत यूनियन यानी कि आज के रशिया के कब्जे में चला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इनके कॉलोनीज पे आए। कॉलोनीज कहां थे? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में। वहां पे क्या तब्दीलियां लाई गई? पहले तो अरब देशों को ऑर्गेनाइज किया गया। पहला ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। उसमें ब्रिटेन और फ्रांस वो सारा ले गई थी। और उन्होंने आज जो राज्य आपको नजर आते हैं ना आर्टिफिशियली क्रिएटेड, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ये कतर वगैरह जो सब आए, ये छोटे मोटे राज्य हैं गल्फ के। और उसके बाद ऊपर आपका जॉर्डन आता है, सीरिया आता है, लेबनान, इजराइल। इजराइल तब पैलेस्टाइन का पार्ट था। पैलेस्टाइन जो शब्द है ये कहीं पे था नहीं, ये एक ब्रिटिश इन्वेंशन है। रोम के जमाने में, रोमन साम्राज्य के जमाने में वो उसको पैलेस्टाइन, पैलेटिनेट ऐसा बोलते थे। ठीक है। लेकिन फिलिस्तीनी लोग होते थे और यहूदी लोग होते थे, और जो एक ही लोग थे एक जमाने में। ठीक है। ये बाद में इनको बोला गया कि अरब है, पर ये लोग अरब हैं नहीं। एनीवे, तो ये सारे आर्टिफिशियल राज्य बने, ये कॉलोनीज थे। जब ब्रिटेन ने अपने सारे साम्राज्य खत्म किए तो हम क्या देखते हैं? इन सब जगहों पर, नॉर्थ अफ्रीका के वो देखिए देश, नॉर्थ अफ्रीका में आपको वही अमेरिका वाला डार्क ब्लू नजर आएगा। पूरा गल्फ आपको अमेरिका का डार्क ब्लू नजर आएगा। ठीक है। ओमान को छोड़ के, उसमें मैं आता हूं कि ओमान को मैंने क्यों अलग रखा है। और इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, उस तरफ जो पश्चिमी भाग है दक्षिण अमेरिका का, वो सारा भी अमेरिका के कब्जे में है। चिले, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल द वे टू कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सारा अमेरिका का ही इन्फ्लुएंस में था पूरी तरह। उन्होंने वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, मर्कसुर, फिर नेफ्टा, और फ्री ट्रेड वगैरह उन्होंने किया था, चालू किया था। ठीक है। लेकिन फ्री ट्रेड क्या, इसका मतलब है अमेरिकन गेट एक्सेस टू ऑल दीज मार्केट्स। ये देश, इनके पास औद्योगिक ताकत नहीं थी, ये सब इंडस्ट्रियलाइज नहीं थे, तो ये मार्केट इनको अमरीकियों को मिल गया, क्योंकि वो सबसे इंडस्ट्रियलाइज देश था। जब अमरीकियों ने अपना इंडस्ट्रियल बेस अपने देश से लेके एशिया के देशों में शिफ्ट किया, मेनली फर्स्ट इट वाज जापान एंड कोरिया, उसके बाद चाइना, और अब इंडिया, वियतनाम वगैरह भी आ रहे हैं। तब क्या हुआ कि यहाँ पे जो अब एक्सपोर्ट आता है वो अमेरिका से नहीं आता है, ये सब ये एशिया के देशों से जाता है। ठीक है। और ये जो देश हैं साउथ अमेरिका के, ये सारे रिसोर्स पूल्स थे। अब आते हैं अफ्रीका पे। अफ्रीका क्या था? अफ्रीका भी सारे के सारे देश कॉलोनीज थे। एक इंडिपेंडेंट राज्य अफ्रीका में कभी नहीं था, विद द एक्सेप्शन ऑफ वन स्मॉल आइलैंड नेशन कॉल्ड टैंगानिका, जो टैंजानिया के बगल में है। और उसमें एक ज़ैंज़िबार बोल के एक छोटा सा द्वीप है, जो स्पाइस ट्रेड के वजह से काफी समृद्ध था। वो उसका पॉपुलेशन जो है वो हबशी अरब मिक्स है, तो वो अलग था। बट उसके सिवाय ऐसा कोई देश नहीं था जो इंडिपेंडेंट था। इंडियन ओशन में मैडागास्कर बोलें या मॉरिशस बोलें या सिशेल्स बोलें, ये भी सब या तो बरतानवी या फ्रांसीसी ताकतों के पास थी। अब देखिए अब क्या है, जब ये फ्रांसीसी और बरतानवी ताकतें अपना सब कुछ खो चुकी थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, अब ये भी सोचना चाहिए हमें, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कराया क्यों गया था? ताकि यूरोप का जो पावर है वो खत्म हो जाए और पावर का एक्सेस अमेरिका चले जाए। यूरोप के सारे देश एक दूसरे से लड़के खत्म हो गए, दे बिकेम डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। अमेरिका ने उनको काफी डेट दिया और फिर से इंडस्ट्रियलाइज करवाया, उनकी इंडस्ट्रीज फिर से रेस्टोर किए।
तो कुछ सालों तक, कुछ दशकों तक तो अच्छा चलता रहा, लेकिन वो भय भी बना रहा, क्योंकि उस तरफ लेनिन को भेजा था, फिर वही बैंकर्स ने यूएस और दूसरे इंग्लैंड के स्पेसिफिकली लेनिन को भेजा था जर्मनी से रेवोल्यूशन करने सोवियत यूनियन, रशिया को सोवियत यूनियन बना दिया गया था, ठीक है। तो एक प्रतिपक्ष खड़ा हो गया, तो जर्मनी गया, अब दूसरा प्रतिपक्ष आ गया, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तो यूरोप के देश भयभीत रहे, वो नेटो में जम जाते हैं। और फिर नेटो में क्या होता है, धीरे धीरे ये जो देश थे ये समृद्ध तो थे, अर्थ तो था उनके पास, डेट बहुत हाई था, लेकिन दे वर वेल्दी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। धीरे धीरे इनका जो सोसाइटी है, समाज जो है, वो मतलब पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चेंज होता गया। फ्रॉम 2.1 चिल्ड्रन पर फैमिली इट हैज नाउ डिक्लाइन टू 1.3 चिल्ड्रन फॉर फैमिली। मेरे पास दूसरे आंकड़े हैं जो मैं इस वक्त नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा संक्षिप्त और कंसाइज रखते हैं इसको। तो फैमिली का डायनामिक टूट गया, इनके पास लड़ने की क्षमता नहीं रही, फाइटिंग एज के मेल कम हो गए, ठीक है। तो अमेरिका पे डिपेंडेंस और बन गया। तो ये क्या था, जर्मनी को रिप्लेस करो, एक नया प्रतिपक्ष खड़ा करो, कोल्ड वॉर स्टार्ट करो, और उसके उसमें हफ्ता कलेक्शन का एक अपना सिस्टम बना लो, और उसको नाम दो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, नया वैश्विक व्यवस्था, जो गोल्ड के बेसिस पे करेंसी था अमेरिका का। और इनका सारा गोल्ड भी वो लोग अमेरिका में डिपॉजिट करने लगे, क्योंकि अमेरिका ने कहा भाई मैंने तेरे को इतना लोन वोन दिया है तो गोल्ड रख ले, और फिर गोल्ड के बेसिस पे करेंसी का आकलन होगा, जिसके पास जितना गोल्ड है उस हिसाब से करेंसी। तो ये जो व्यवस्था था 1948 से चालू होके ये 1973 के लगभग उस वक्त तक चलता रहा। फिर इन्होंने क्या किया, तो ये एक दूसरा चीज मैं ला रहा हूं इसमें। पहला इज अमेरिका टेक्स ओवर द कॉलोनीज, लेकिन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया। उनको बोला सबको फ्रीडम मिल गया, सब डेमोक्रेसीज हो गए, या ठीक है कहीं पे रेवोल्यूशन हो गया तो डिक्टेटरशिप हो गया, कहीं पे कम्युनिज्म आया तो कम्युनिज्म हो गया, ठीक है। पूरे विश्व को बांट दिया दो कैंप्स में, एक था कम्युनिस्ट कैंप, एक है कैपिटलिस्ट कैंप। इंडिया कहीं नहीं, इंडिया बीच में झूलता हुआ नजर आता था उस वक्त, क्योंकि इंडिया का कोई पॉलिसी क्लियर था नहीं कि वो किस दिशा में जाएंगे, और हमारा सस्पिशन भी बहुत हैवी था टुवर्ड्स एवरीवन, सो वी नेवर रियली अलाइंड। तो एक वो बात था। एनीवे, अब क्या होता है कि आपका जो ये करेंसी है ना, उसको फिर 73 में इन्होंने हटा के, गोल्ड से हटा के फिएट करेंसी बना दिया, यानी नोट छापने की मशीन। अब देखिए क्या अवस्था है, आप सामरिक प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट हो यूरोप में एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अमेरिका के पास सबसे बड़ी नेवी है, 800 बेसिस हैं। उनका जो करेंसी है वो सबसे पावरफुल है, बिकॉज अमेरिका सबसे स्टेबल है। कैसे स्टेबल है, जो बाकी सारे देश हैं उनको या तो वीक जैसे यूरोप के देश हैं, या फिर अनस्टेबल कर दो। वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्टर्न एशिया, यहाँ पे रेवोल्यूशन होते रहे, इंस्टेबिलिटी पे इंस्टेबिलिटी होता रहा, राइट के बाद राइट, लॉट ऑफ हंगर, लॉट ऑफ इकोनॉमिक स्टार्वेशन, प्रोटेस्ट एक्सेट्रा, जो अभी ईरान में भी हो रहा है। तो ये मतलब अस्थिर अवस्था में रखो। तो युद्ध जो है, रेवोल्यूशन जो है, वो अमेरिकन जोन में नहीं रहेगा, वो कहीं और होगा, और इस तरह से हम स्टेबिलिटी के स्तंभ नजर आएंगे। तो अमेरिका बन गया स्टेबिलिटी का स्तंभ। मैं इसको अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं, ये एक्चुअली हुआ है, मैं उतना ही कह रहा हूं। तो अब क्या है, प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने वो फिएट करेंसी बना लिया। उसके बाद इनका जो क्या कहते हैं, एक तरह से पतन निर्धारित था, क्योंकि जब आपके पास नोट छापने की मशीन हो तो आप डेट छापने की भी मशीन बना लेते हो, मैंने खुद ही खुद को कर्ज दे रहे हो और उसको बढ़ाते रहे, तो एक विशेष साइकिल जैसा हो गया। खुद ही खुद को कर्ज दे रहे हो और उस कर्ज को मिटाने के लिए और नोट छाप रहे हो और फिर आगे और कर्ज ले रहे हो। तो ये एक चक्रवृद्धि की तरह ये बढ़ता रहा, कर्ज पे कर्ज पे कर्ज पे कर्ज। अब स्थिति यहां पे पहुंच गई है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इसके दो ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 कि आप कर्ज को डिवैल्यू कर दो, अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दो। डिवैल्यू करोगे तो आपका पावर खत्म हो जाएगा और पूरा विश्व जो है वो एकदम से डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि अमेरिकन डॉलर इज द बेसिस फॉर एवरीथिंग। उन्होंने तो ये भी इंश्योर किया ना, चाहे वेनेजुएला का रेजिम चेंज करो या गल्फ स्टेट्स को डोमिनेट करो या रशिया पे सैंक्शन लगाओ, उनका एक ही ध्येय है कि जितना भी ट्रेड हो करेंसी यूएस डॉलर ही होना चाहिए, स्पेशली फॉर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी एक ऐसा चीज है जिसके बिना ह्यूमैनिटी सरवाइव नहीं कर सकती है। ठीक है, बेशक दूसरे चीज में मतलब जैसे खाद्य सामग्री हो गया, आप किसी और करेंसी में ट्रेड करें, लेकिन एनर्जी जो है वो अपने हाथ से कभी जाने नहीं देंगे। आप देख लेना आगे चल के, अगर रेयर अर्थ का भी ट्रेडिंग होगा ना, जो होगा ही,
बिकॉज वी मूविंग इन दैट डायरेक्शन। आप सोलर ला रहे हो, ऑल्टरनेटिव एनर्जी ला रहे हो, हाइड्रोजन इकोनॉमी में जाओगे शायद, लेकिन फॉसिल फ्यूल भी चलेगा, उसका भी ट्रेडिंग देखना, ये लोग इंसिस्ट करेंगे भाई डॉलर में करो। तो ये जो चक्र है ये चलता आया है। पर अब इसमें एक बहुत बड़ा पर आ जाता है। उन्होंने एक गलती करी, गलती नंबर 1, उन्होंने रशिया को, मतलब सोवियत यूनियन को खत्म तो कर दिया, लेकिन रशिया बच गई। रशिया के पास न्यूक्लियर जो पावर है वो खत्म नहीं किया। सामरिक न्यूक्लियर पावर की बात कर रहा हूं, मिलिट्री न्यूक्लियर पावर, इट इज एज लार्ज एज द यूनाइटेड स्टेट्स। सेकेंडली, द रशियंस, उनके पास जो एजुकेशन है आज के डेट तक, स्टेम एजुकेशन जिसको कहते हैं, ठीक है ना, द टेक्निकल एजुकेशन, साइंस, मैथ्स एटसेट्रा, वो बहुत स्ट्रांग है। इसके वजह से इनके पास बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल्स यानी डिलीवरी सिस्टम्स है फॉर द न्यूक्लियर एसेट्स दे हैव। तो इसलिए इस देश को खत्म करना, चाहे उसका इकोनॉमी बेशक $2.5 ट्रिलियन का हो और अमेरिकन इकोनॉमी $30 ट्रिलियन का है, यानी ऑलमोस्ट 12 गुना ज्यादा, फिर भी वो लोग इससे डरते हैं क्योंकि 6000 न्यूक्स इनके पास है, अमेरिका के पास 5500 न्यूक्स हैं। तो रशिया को नहीं कर पाए, तो वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसको अभी यूक्रेन द्वारा और दूसरे प्रकरण द्वारा ये उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं। वो उनका स्कीम फेल हो गया। चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे तो ये यूक्रेन जीतता हुआ तो किसी एंगल से नजर नहीं आता है। ठीक है, उस पर अलग से फिर पॉडकास्ट बन जाएगा, लेट्स नॉट गो देयर। दूसरी गलती, बहुत बड़ी गलती, उन्होंने चाइना को सारा का सारा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूरोप से और अमेरिका से एकदम झाड़ू मार के उधर साफ करके लगा दिया। तो दुनिया का पूरा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का 60%, पीपल वोंट, यू शुड बी शॉक्ड, 60% ऑफ द ग्लोबल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नाउ सिट्स इन चाइना। यानी चाइना एक इंडिस्पेंसिबल, जिसके बिना हम चल ही नहीं सकते, वैसा राष्ट्र बन चुका है। तो चाइना के पास ताकत है, अर्थनैतिक ताकत है, उसकी सामरिक ताकत भी वैसी वो लोग बढ़ा रहे हैं। इस पे कई डिबेट्स हो सकते हैं कि इनके सैनिक 2 साल के कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं, ज्यादातर ट्रेनिंग उतना अच्छा नहीं है, कुछ इक्विपमेंट खराब है, लेकिन इनके पास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है। यानी ये तादाद में खराब माल हो, मीडियोकर माल हो, बना सकते हैं, और कुछ माल तो उनका डेफिनेटली अच्छा है जिसको वो एक्सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हमें नजर नहीं आता है उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो उन्होंने ये दूसरी गलती करी। तीसरी गलती थी, भारतवर्ष को ये कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि हम खुद ही अपने आप को कभी कभी समझ नहीं पाते हैं ना। हम लोग यूनाइटेड नहीं हो पाते एज ए नेशन, हम झगड़े करते रहते हैं आपस में। लेकिन हमारा जो है ना, एक बहुत ही ये एकदम सबसे डीप स्टेट शायद पूरे विश्व में इंडिया ही है, पर ये ऑर्गेनाइज डीप स्टेट नहीं है, ये डिसऑर्गेनाइज डीप स्टेट है। और ये डीप स्टेट दूसरे तरह से है। कैसे है ये डीप स्टेट? सांस्कृतिक डीप स्टेट है, ये एक सिविलाइजेशनल डीप स्टेट है, जिसको आप कुछ भी कर लो, चाहे 1000 इन्वेशन कर लो, आप इनको 1500 साल तक दबा दो। ईरान में बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? प्लीज डोंट यूज दैट वर्ड फॉर आवर सनातन एंड कल्चर। वो हमने अलग, उसका जो सिग्निफिकेंस और जो उसकी वाइब है ना, वो बड़ी अलग सी हो गई है। जी, कोई और कौन सा टर्म यूज शब्द? कर लीजिए। हमारे डीप स्टेट, हमारे सनातन के लिए नहीं रख नहीं, लो। डीप स्टेट दूसरे तरह से। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक डीप स्टेट है, उसका पर्पस कुछ और है, उसका पर्पस है पावर एंड कंट्रोल, इट्स मैलिशियस। आवर डीप स्टेट इज डिफरेंट, इट्स नॉट अ डीप स्टेट इन द सेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड डीप स्टेट, जो सरकार होती है, सरकार के पीछे का तंत्र होता है, ये वो वाला नहीं है। ये सांस्कृतिक गहरा राज्य है, इसकी गहराई सांस्कृतिक है, इसलिए ये हमारे अंदर है, हमारे डीएनए में घुसा हुआ है। तो इसको आप अलग नहीं कर सकते हो। झगड़े होते रहेंगे, वो ठीक है, इतना बड़ा देश है, झगड़े तो अपने घर में भी होते हैं, लेकिन इसको आप अलग नहीं कर सकते। तो भारतवर्ष को उन्होंने तोड़ने की बड़ी कोशिश करी, बहुत प्रयास हुए। एक तो जब इंडिपेंडेंस, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस हुआ, तो विभाजन कर दिया गया, ठीक है, धर्म के नाम पे। उसके बाद दो तरफ 2 देश बन गए, जो मतलब एंटी इंडिया हैं। छोटे छोटे बहुत सारे राज्य निकाल के इंडिपेंडेंट देश बना दिए गए, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका इत्यादि, जो एक्चुअली देखा जाए सिविलाइजेशनली अलग थोड़ी है, सेम ही तो हैं। वही चीजों को ये लोग पूछते हैं, वही चीजों को मानते हैं, मान्यताएं सेम है, मूल्य सेम है, आधार सेम है। ठीक है, हाँ, भाषाओं में अंतर है थोड़ा बहुत, बट भाषाओं का रूट वही है, इट्स नॉट डिफरेंट। तो अब ये है कि इन्होंने इंडिया को ना कुछ खास ये कर नहीं पाए, और इंडिया अपने ही धुन में, इनर्शिया में कहें, जैसे भी कहें, कभी अच्छे अच्छे 2-3 लीडर आ जाते हैं तो एक दिशा मिल जाती है, तो बुद्धि तो काफी है, उसका इस्तेमाल हो जाता है, तो इसलिए इसरो बन जाता है।
डीआरडीओ में इन फिट्स एंड स्पर्ट्स बड़े अच्छे मिसाइल्स तैयार हो जाते हैं. सो इंडिया टुडे इज अ मिसाइल पावर. It's an undisputed missile power proven in Operation Sindoor. थोड़ा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाया हमने और कुछ नहीं दिखाया. पूरा entire I would say schema of missile technology, which is the main technology of future wars, along with drones, इंडिया के पास है. स्पेस टेक्नोलॉजी हमने पूरी तरह से विकसित किया है. कुछ ही चीजें हैं जो हमारे आयत्त के बाहर है, पर 90% ऑफ व्हाट से यूएसए हैज बाय वे ऑफ दीज टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है और हमारा काम करता है. चाइना का पता नहीं कितने हद तक काम करता है. वो इतने ज्यादा सीक्रेटिव है कि उनको ही शायद पता नहीं है कितने हद तक वो काम करते हैं, लेकिन हमारा काम करता है. तो अब ये शक्तियां जो इन्होंने रख छोड़ी थी, इन लोगों का उत्थान दूसरे तरीके से हो गया. इंडिया का थोड़ा इनर्शियल था, थोड़ा सा रिएक्शनरी था. हम लोगों ने खुद गलतियां करी तो हमारा जो है अर्थव्यवस्था बिगड़ गया, तो लिबरलाइजेशन आ गया. उसके मतलब अच्छे इफेक्ट हैं, बुरे इफेक्ट हैं, पर वो आ गया. उसके वजह से इंडिया में काफी प्रगति किया. उसमें मुझे एक्चुअली मैं उससे मतलब उतना सिंपैथी नहीं रखता हूं कि उसमें पॉलिसी लेवल पे कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हमने प्रगति तो करी है. और इनर्शियल लेवल पे इंडिया इतना बड़ा देश है इस वक्त, उसको रोकना बहुत मुश्किल है. और हमारा जो इकोनॉमी है वो इंटरनली फोकस्ड है, एक्सटर्नली फोकस्ड नहीं है. फिर भी हम $875 बिलियन का एक्सपोर्ट, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन नेक्स्ट ईयर एक्सपोर्ट करने वाले हैं. मतलब नाना करते हुए भी हम लोग नहा लिए ठंड में. ये हालत है. ठीक है. अच्छा, तो अब ये 4 शक्तियां हैं और मैंने कहा था 2 पिवट राज्य हैं, बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत अहम. एक है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो अगर देखा जाए सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा देश है, वहां पे तेल की संपदा भी ज्यादा है. लेकिन अगर हम इंटेलेक्चुअल जो कोर बोलते हैं ना, मैं कहता हूं यूएई वो गल्फ के बंगाली हैं. बिकॉज इन लोगों में दिमाग बहुत है. ये लोग एंशिएंट टाइम्स दे हैव बीन एक्सट्रीमली गुड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स एंड ट्रेडर्स. तो उन्होंने उसको इस्तेमाल करके अपने देश को बहुत विकसित कर लिया. वो सबसे पहला फर्स्ट वर्ल्ड नेशन है गल्फ में. यूएई को आप किसी भी एंगल से डेवलपिंग नेशन, इमर्जिंग नेशन, सेकेंड वर्ल्ड कुछ नहीं कह सकते हो. वो एक डेवलप्ड नेशन है. ठीक है. तो एक यूएई हो गया और उसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत अच्छा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर बैठता है और सामरिक ताकत बुरी नहीं है उनकी, और बाकी तो वो खरीद सकते ही हैं, पैसे काफी हैं. और दूसरा है इजराइल. अब इजराइल में देखिए, इजराइल का जो प्लान है, ग्रेटर इजराइल का प्लान, ये हमें प्रेडिक्ट करने की आवश्यकता नहीं है. ग्रेटर इजराइल का प्लान 150 साल पुराना है. उन्होंने हमेशा कहा कि जायन, जो उनका जायनिस्ट थ्योरी है, जायन फिर से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा एज अ स्टेट जहां पे दुनिया भर के यहूदी आके सुरक्षित रह सकें. और फिर हम लोग आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी ले लेंगे जो एंशिएंट यहूदियों का था. ये पूरा अंचल जो था ना, ये मेडिटेरेनियन के साथ सटता हुआ जो एरिया है, समारा, जोडिया, समारिया, और फिर इस तरफ जिसको आजकल गाजा कहते हैं, वो पहले फिलिस्तीन वही था. ठीक है. ये सारा जो अंचल है, साइनाई, फिर जो आजकल जॉर्डन कहते हैं, उस समय पेत्रा का एक किंगडम होता था, ये सब. फिर एंटियोक बोल के एक जगह थी, ये सीरिया में है. ये सारा का सारा यहूदियों का क्षेत्र था. तो इनका प्लान वही है. आप इससे आकलन लगा सकते हैं कि इन्होंने हिस्ट्री के बेसिस पे अपना स्टेट बनाया. ये फिर से वही स्टेट रीबिल्ड करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और ये वो ओपनली कहते भी हैं. ऐसा कि नहीं है कि ये कोई गुप्त बात है. सीरिया में उन्होंने चेंज किया. उसके बाद फर्स्ट थिंग क्या हुआ, टर्की ने उत्तर का क्षेत्र ले लिया बफर के हिसाब से, और इजराइल ऑलरेडी ऑक्यूपाइज द सदर्न पार्ट ऑलमोस्ट अप टू डमास्कस. वहां पे जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम नहीं है, सुन्नी नहीं है. वो ड्रूज पॉपुलेशन है, एंड ड्रूज हैव ऑलवेज कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज इजरायली. सदर्न लेबनान, वहां पे भी ड्रूज पॉपुलेशन है. अगेन द इजरायलीज प्रोटेक्ट देम. सो द पॉइंट इज दैट ये जो 2 स्टेट हैं ये पिवट बन के उभरे हैं, क्योंकि दे सिट अटॉप अ पोटेंशियल ट्रेड रूट. हमने आईमेक की बात करी थी पिछले पॉडकास्ट में, जो इंडिया, सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया के देश जो संस्कृति के हिसाब से वो सनातनी ही हैं, इसको जोड़ेगा यूएई, विच इज द मोस्ट लिबरल एंड एनलाइटेंड एंड इंटेलेक्चुअल स्टेट्स ओवर देयर, टू इजराइल एंड ऑन टू यूरोप. अच्छा, यूरोप मैं कह रहा था वीक राज्य है. वीक है लेकिन पैसे तो है ना. आर्थिक रूप से अभी तक वो लोग सशक्त हैं. अगले 20 साल कुछ होने वाला नहीं है. हम लोग ये भूल जाते हैं कि अभी हमारा इतने प्रोग्रेस के बाद, प्रगति के बाद, हमारा टोटल जीडीपी कुछ भी हो,
हम लोग अभी भी $3,000 के आसपास के हैं, ठीक है, और परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे देखें तो $14,000। लेकिन यूरोप वो देश है, सॉरी वो महादेश है जहां पे अभी भी लोगों का पर कैपिटा इनकम तो $40,000 के आसपास है, $35,000 to $40,000 एवरेज एवरी यूरोपियन नेशन। तो उनका बाइंग पावर, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भी देखें तो हमारे से 3 गुना ज्यादा है, और अदरवाइज देखें तो 10 गुना ज्यादा है। तो यूरोप विल स्टिल रिमेन अ डेस्टिनेशन फॉर एक्सपोर्ट्स, it will remain a destination for cultural not cultural, sorry, technological ties, right, जो हमारे साथ है। now ये जो है, अब इस अवस्था में दुनिया में क्या चेंज आएगा? अभी आप देखें कि नेटो में जो है, नेटो के खिलाफ अमेरिका ने इफेक्टिवली जंग छेड़ दिया है। उन्होंने बोला है कि तुम लोग अपना देखो, 5% पे लाओ जीडीपी के तुम्हारा जो व्यय है डिफेंस पे, और हमें बख्श दो, हमें ग्रीनलैंड चाहिए, हम अपना एक पूरा एक इंटीग्रेटेड राज्य बनाएंगे। सो अमेरिका इज बेसिकली, ट्रम्प का जो है, जो आप उनके बिहेवियर को छोड़ दें, जस्ट लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। ये यूएस को वापस खींच रहा है अमेरिकन लैंड मास की तरफ। ग्रीनलैंड अगर देखा जाए वो यूरोप का पार्ट हो कैसे सकता है, वो तो कनाडा के साथ सटा हुआ एक देश है, तो वो उसको अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। पर अगर वो ऐसा करता है तो नेटो का जो एक फाउंडिंग प्रिंसिपल है, दैट एन अटैक ऑन एनी वन नेशन इज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम, आर्टिकल 5, वो वायलेट हो जाता है। प्लस अ नेटो मेंबर effectively aggressing against a NATO member, how do you solve that? That means this alliance is not working. तो ये अलायंस अगर अमेरिका ने इंसिस्ट किया, अनलेस ये लोग पैसा देके डेनमार्क को मना के खरीद लेते हैं, जो संभव है, तो ये अलायंस टूट जाएगा। मुझे लगता है कि ये लोग पैसा देके अल्टीमेटली इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, बिकॉज डेनमार्क कांट फाइट देम, और बाकी जो देश हैं वो इतने वीक हैं मिलिटरीली, विद द एक्सेप्शन टू सम एक्सटेंट फ्रांस। लेकिन फ्रांस के पास तो अभी यूक्रेन को सारा अपना जो साजो सामान और एम्यूनिशन देने के बाद 2 दिन लड़ने का भी एम्यूनिशन नहीं है, तो वो क्या लड़ेंगे? तो अल्टीमेटली ये रिजॉल्व हो ही जाएगा। ये गोरों का देश है फंडामेंटली, इनका वो जुडियो क्रिश्चियन सभ्यता है, ये लोग अपने आप को इकट्ठा समझते, एक समझते हैं। अल्टीमेटली जितना भी झगड़ा हो, दे विल कम टू अ कॉन्कॉर्ड। सो पूरा जो ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका है वो एक राज्य, और या फिर एक राज्य के छत्र छाया में आ जाएगा। यूरोप कंप्लीटली उनके उसमें चला जाएगा, पाले में चला जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं शायद कि अभी नहीं कह सकते, बट शायद ऐसा हो कि यूके का जो रॉयल फैमिली है वो रहे या ना रहे, या फिर रिपब्लिक बन जाए और फिर वो ज्वाइन करे अमेरिका को in a union. Same will happen with Australia and New Zealand and Canada, which, by the way, till today, most people don't realize the head of government is the King of England. The head of government is not the Prime Minister. There's a Governor General who reports to the King of England. In all these countries, Australia, New Zealand, and Canada, as well as many of the nations in the Caribbean, वो वेस्ट इंडीज जिसको हम कहते हैं, वहां के नेशंस। तो ये सारा जो है इकट्ठा ही है, और इकट्ठे के दिशा में ही जा रहा है, क्योंकि ये लोग क्या है, दे हैव रियलाइज्ड दैट देयर मिस्टेक्स मीन इन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा पावर को कंसोलिडेट करने के लिए फिर से, और पावर जिसके हाथ में वही कंसोलिडेट करता है, यानी कि अमेरिका। अब आते हैं इंडिया। मैंने क्यों कहा कि ईस्ट अफ्रीका और ओमान इंडिया के पास रहेगा, और ये जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं अप टू थाईलैंड, वो भी इंडिया के पास रहेंगे, बिकॉज ट्रेडिशनली वही रहा है। हमारा तो क्लेम है ऑलरेडी, राइट। इनकी जो सभ्यता है, Thai is a language derived entirely from Sanskrit. It's a Pali-oriented language. They worship. They're basically, by the way, लोग समझते हैं कि वो सारे बुद्धिस्ट हैं। जी नहीं, वहां पे बुद्धिस्ट और हिंदूज दोनों हैं। All right, they worship exactly the same deities over there. Now, you could argue what will happen to the Thai king. Now, India is not an expansionary power in that sense. हम लोग एक EU बेस्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसका जो सामरिक शक्ति हमारे पास, हमने वो कभी सरेंडर नहीं किया, एक अच्छी चीज हमने करी। तो हमारे पास सामरिक शक्ति है, हम इनको डिफेंड कर सकते हैं। सो इंडिया विल हैव टू एक्सपैंड मिलिटरीली टू एक्सटेंड इट्स प्रोटेक्शन, सो दैट कंबोजिया और थाईलैंड में लड़ाई ना हो। बर्मा में जो सिविल वॉर है उसको बाय द वे हम ही समाप्त कर सकते हैं, और किसी के पास औकात नहीं है। आई डोंट थिंक एनी नेशन ऑन अर्थ हैज द काइंड ऑफ इंटरनल म्यूटिनी एंड रेबेलियन फाइटिंग एबिलिटी एज इंडिया डज। क्यों? क्योंकि इन्होंने वही कराया ना था हमारे देश में। तो हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जो आर्मी है,
it has both the capacity to fight traditional battles as well as rebellions and mutinies. ये हमारे पास है क्षमता, और हमने करके दिखाया है, एक बार नहीं 3 बार। नक्सलाइट्स को 2 बार खत्म किया है, नॉर्थ ईस्ट को ठंडा किया है, कश्मीर को ठंडा किया है, ठीक है। तो ये हम लोग कर चुके हैं, हमारे पास वो अभिज्ञता है। और जब भी इंडियन कंटिंजेंट जाती है ना यूएन के उसमें, यूएन पीस कीपिंग रोल्स में, और हमारे पैरामिलिट्री भी जाते हैं बाय द वे, कई बार सीआरपीएफ के जवान जाते हैं, नॉट द आर्मी, they are the best in terms of negotiating and stabilizing those regions. तो ये हमारे पास ये क्षमता है। ईस्ट अफ्रीका एक थोड़ा सा बेटर है। अफ्रीका में जितने भी मतलब आप देखें उसमें इकोनॉमिकली अर्थनैतिक दिशा से देखें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन as such they are not as restrictive. Kenya, Tanzania, Mozambique, South Africa, with problems, they are still fairly stable places. And they are very trade oriented nations. यहाँ पे खनिज पदार्थ भी है, एग्रीकल्चरल वो भी बहुत ज्यादा है, और ये लोग ट्रेड बहुत करते हैं। तो ये इंडिया के साथ एक नेचुरल अलायंस बन जाता है। और इसीलिए आप नोटिस करेंगे we have not been going into Congo and Burundi and Rwanda and Sub-Saharan Africa as much. माली के साथ एक टाई अप किया because of uranium needs, that is jointly with France. लेकिन otherwise our links are with East Africa. Traditionally वहां पे इंडियन बसते भी हैं, वहां पे जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन इज ट्रेडिशनली फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, गुजरातीज, मराठीज, पारसीज, दे हैव सेटल्ड देयर, सम पंजाबीज एज वेल। तो हमारे पास वो एक कल्चरल लिंक भी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अगेन नॉट टू ऑक्यूपाई देम, जो इनका कॉन्सेप्ट है ना कॉलोनियल, वो वाला नहीं है। ये वैसल बनाने वाली बात नहीं है जो अमेरिका ने यूरोप को बना डाला या जापान या कोरिया को बना डाला। ये है बात कि हम लोग एक कॉन्फेडरेशन बनाए विद अ कॉमन करेंसी, द इंडियन रूपी, backed by gold, backed by silver, backed by precious metals and backed by rare earth, जो इन सब देशों के पास अच्छे तादाद में है। इंडिया के पास भी है, इनके पास भी है। आते हैं ओमान पे। ओमान को मैंने क्यों अलग रखा है इससे, क्योंकि ओमान ट्रेडिशनली, ओमान बाय द वे वांटेड टू जॉइन द इंडियन यूनियन along with Kalat, which is now Balochistan. तो ओमान जो है, it traditionally belongs with us till as late as the 70s। वो हमारा इंडियन रुपया यूज करते थे अपने करेंसी के हिसाब से, और हमारे संबंध उनके साथ बहुत गहरे और बहुत अच्छे हैं। तो अगर कॉन्फेडरेशन हम बनाते हैं तो ये लोग 100% ज्वाइन करेंगे। आवर लिंक विद द वेस्ट, और वेस्ट मैं बोल रहा हूं गल्फ स्टेट्स ऑनवर्ड्स, यूएई ऑनवर्ड्स, इज गोइंग टू बी यूएई एंड इजराइल। इनके साथ हमारे संबंध बहुत स्ट्रांग हैं एट मल्टीपल लेवल्स। ऑल्दो देयर आर कुछ इश्यूज हैं, कुछ मैनिपुलेशन होता है, दोस्तों के बीच में तो खटपट होता है ना, तो वो भी है थोड़ा बहुत, लेकिन जनरली आवर लिंक्स आर वेरी स्ट्रांग। Trade wise, no question. We in fact run a lot of UAE based banks and financial institutions and trade organizations. Indians run them. There are lots of successful Indian businessmen as well. हम लोग वहां पे लेबर बन के सिर्फ नहीं जाते, हम बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस तरफ पूर्व की दिशा में। मैं भारतीय भूखंड में क्या होगा उसको लास्ट में लूंगा। पूर्व की दिशा में जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, with the exception of Cambodia, Laos and Vietnam, the others are slightly sick of China's overweening attitude. See, China और इंडिया में एक ही फर्क है, चाइना भी सिविलाइजेशनल देश है, इंडिया भी सिविलाइजेशनल देश है, सांस्कृतिक राष्ट्र है, ठीक है। लेकिन चाइना में जो कहते हैं भद्र समाज, सिविक सोसाइटी, उसको दबा दिया गया है। तो वहां पे डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन अलाउ नहीं होता है, इसलिए वो खुद भी जब दूसरों से डील करते हैं, उनका कल्चर ही ऐसा हो गया है कि दबाओ, हम बड़े हैं, हमारी बात सुनो। तो एक स्टेज के बियॉन्ड सिर्फ पैसे के बल पे या ट्रेड का लालच दिखा के आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। तो इट विल बी एन इजियर कॉन्फेडरेशन इफ वी शो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इफ वी शो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड इफ वी शो द बेनिफिट। तो उस दिशा में हमें ले जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर चाहिए एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। ये देखेंगे तो वो लोग भी ये ना वो डबल गेम खेलते हैं, कभी चाइना को बैलेंस कर रहे हैं, कभी यूएस को बैलेंस कर रहे हैं, कभी इंडिया को बैलेंस कर रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली जो पास में पड़ोसी है, जो बेनेवोलेंटली आपको हेल्प कर रहा है, उसके साथ ही करेंगे। इट हैज टू बी एन इकोनॉमिक यूनियन फॉलोड बाय अ लूज पॉलिटिकल यूनियन, लेकिन जोन ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा होगा। इंडियन ओशन इज आवर पॉन्ड, ये क्लियरली बताना पड़ेगा। Our navy is actually therefore being developed as a blue ocean navy। और हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर सबमरीन्स का, वो बहुत ही एडवांस्ड है, बहुत अच्छे तरह से वो चलाया जा रहा है।
अगेन विद द सेम इंटेंट, डोंट टच अस हियर बिकॉज वी कैन रीच यू, और हमारे पास वो शक्ति है इस जगह को डोमिनेट करने को। तो अब क्या है, या तो आप इस चीज को, ये जो होएगा ना, अब वापस उस मैप पे चलते हैं, क्योंकि ये कितना नेचुरल है, ये जो मैंने बताया अब तक, ये नेचुरल है। इसमें 2 जगह मैंने खाली छोड़ा हुआ है, एकदम ब्लैंक है, वहां पे एक ग्रे सा कलर आपको दिखेगा। ब्राजील है, ब्राजील आपको खाली दिखेगा, क्यूबा खाली दिखेगा, और मैडागास्कर खाली दिखेगा, ठीक है। और बीच में आपको ईरान खाली दिखेगा। इसका कारण यह है कि ये जो देश है ना, ये अनरिजॉल्व्ड एजेंडा है। ब्राजील जो है वो एक बहुत यूनिक देश है। नंबर 1, वो बहुत मल्टीकल्चरल है, वहां पे हर तरह के लोग रहते हैं। वहां पे ईसाई मिलेंगे, यहूदी मिलेंगे, ईसाई भी कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों मिलेंगे। पोर्चुगीज स्पीकिंग है, लेकिन दूसरे भाषा बोलने वाले लोग भी हैं। और ब्राजील जो है यूएस के साथ इतना बड़ा देश है और इतने लोग हैं वहां पे, उसका खुद का भी ताकत बुरा नहीं है, वो इतने आसानी से यूएस के पलड़े में नहीं आएगा। ये वही वाला स्थिति आप देखना वही होगा जैसा इंडिया के साथ होता है। जो गलतियां वो इंडिया के साथ कर रहे थे, वही गलती अभी वो ब्राजील के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये आदमी हमको पसंद नहीं है, इसको हम प्रेसिडेंट नहीं मान सकते। ये बोल के तो नहीं होगा ना, वहां पे देश में जो लोग हैं उनका अपना भी मत है, और वो लोग मतलब फेंके हुए नहीं है। तो डेनमार्क नहीं है ना कि आप धक्का मारो और गिर जाए, या वेनेजुएला गार्ड्स को ब्राइब दे दो और लेके आ जाओ राष्ट्रपति को। ब्राजील इज डिफरेंट। So Brazil won't be so easy. It will become a bone of contention in America. एशिया में ईरान बन जाएगा bone of contention। क्यों? क्योंकि ईरान भी एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, और वही फॉल्ट लाइन इन लोगों ने यूज किया है। एसेंशियली अमेरिका और इजराइल ने मिलके, उनके गुप्तचरों ने, जो धुरंधर हैं ईरान के अंदर, उन्होंने ये जो नया अभी जो बवाल चल रहा है अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। तख्ता शायद पलट जाए, खमेनी रहे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन ईरान जो है उसके बाद एकदम से वो रेजा पहलवी के वंशधर को मान लेगा, ये भी मुझे सही नहीं लगता है। क्योंकि ईरान का जो पॉपुलेशन है वो 70% रूरल है आज तक। द रूरल पॉपुलेशन इज एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स, और वो लोग राजा को चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो एक द्वंद्व चलेगा, शायद वहां पे सिविल वॉर हो, शायद वो देश टूटे बिखरे। क्योंकि इस देश में ना 3 रीजन है बड़े बड़े। एक जो इस्फहान और तेहरान के आसपास का रीजन है उत्तर में, फिर आप इसके पश्चिम में आइए, कालात का एक पार्ट, बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा पार्ट जिसको सिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं, वो भी ईरान में है। और पूर्व की तरफ जो है वो अरबी है, वो अरबी स्पीकिंग अरब लोग हैं ईरान में। और उसके ऊपर कॉकेशस के साथ सटता हुआ जो रीजन है वो है अजरबैजानी, अजेरी है वहां पे। तो शायद ये खंड खंड में बिखर जाए और फिर बहुत बड़ा ये युगोस्लाविया जैसा प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये थोड़ा कॉन्टेस्टेड है, ये क्लियर नहीं है कि ये किस दिशा में जाएगा। बाकी जो देश हैं वो मोरलेस स्टेबल हैं, वो या तो इधर जाएंगे, इस पाले जाएंगे, या उस पाले जाएंगे, ये होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अमेरिका ना चाहते हुए भी अफ्रीका में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि अफ्रीका में एक अमेरिका के प्रति जनता में विरोधाभास बहुत स्ट्रांग है। ये बहुत शुरू से रहा है, क्योंकि अफ्रीका में सबसे ज्यादा इन्होंने इंटरफेयर किया। ब्रिटिश तो चले गए, उन्होंने तो कॉलोनी अपना उपनिवेशवाद खत्म कर दिया। उसके बाद अमरीकी आ गए, अमरीकियों ने कुछ और किया, उन्होंने अपना वो क्या क्या कहते हैं, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन रैकेट्स चालू किए वहां पे। और उसके चलते इन्होंने कई बहुत मतलब हैवान जैसे डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया। उनके अत्याचार से जनता जो है त्राही थी। ये बहुत जगह में हुआ। सबसे बड़ा जो देश है उनका नाइजीरिया, वहां पे हुआ। कटांगा यानी कोंगो में हुआ, जो अभी भी चल रहा था। फिर सूडान में हुआ, हाल फिलहाल में। हर जगह इन्होंने वो किया। तो इसलिए वहां की जनता जो है वो अमेरिकन के साथ, एंड उनके जो पहले मालिक थे ब्रिटिश और फ्रेंच, उनके बहुत विरुद्ध है। वो भी बहुत डिस्ट्रस्ट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, एक तरह से एक देश बहुत अच्छी तरह घुस गया है अफ्रीका के अंदर, वो है चाइना। चाइना ने क्या किया, उन्होंने बोला है कि भाई हमें आपके पॉलिटिकल सिस्टम से लेना देना नहीं है, आप बताओ आपको क्या चाहिए, हम कर्जा देंगे और आपके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देंगे और आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। वो उन्होंने दिया है। हम चाहे कुछ भी कहें कि दिस इंडेटेडनेस बढ़ जाता है, कर्जा बढ़ जाता है, वो सब है, लेकिन डेवलपमेंट भी हुआ है अफ्रीकन देश में।
तो और चाइना बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द पॉलिटिशियंस, वेरी गुड एट इट, जो हम लोग नहीं करते। हम लोग एक मॉरल स्टैंड ले लेते हैं ना कि नहीं 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 नहीं, हम ब्राइब नहीं देंगे और हम अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे, वो भी अच्छे हैं, हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं एक्सेट्रा। चाइना के पास ऐसे कोई स्क्रूपल्स नहीं है, उनको जहां अपना फायदा दिखता है वो उसमें वैसे घुस जाते हैं। तो इस करके उन्होंने अफ्रीका का एक बड़ा अंश जो है अपने खेमे में ले लिया ऑलरेडी। सिर्फ उत्तर अफ्रीका का जो क्षेत्र है, इसीलिए अमेरिका ने इसको डिस्टेबलाइज किया। पहले लीबिया को किया, फिर अल्जीरिया को किया, इजिप्ट में भी किया, ठीक है। मोरक्को तो वैसे भी उनके पाले में है, मोरक्को वाज ऑलवेज यूएस अलाइक, तो वहां पे कुछ खास करना नहीं पड़ा। ट्यूनिशिया वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द वेस्ट। सो ये जो देश हैं वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है। एक इन्फ्लुएंस मतलब दीज आर ऑल वैसल्स। ईस्ट अफ्रीका जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ईस्ट अफ्रीका में इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड गुड स्ट्राइड्स रिसेंटली and they have gone in quite well and developed, और हमारा जो है काफी बेनेवलेंट होता है। हम लोग ऐसा दबा के कर्जा नहीं देते हैं जिसको आप पे नहीं कर सकते हो। सो दे रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ दोस थिंग्स। कोविड के दौरान हमने फ्री में दवाई बांटी, फ्री में खाना बांटा, बहुत कुछ किया हम लोगों ने। तो ये वो लोग मानते हैं थोड़ा, ठीक है। इंडियंस के विरुद्ध थोड़ा वो भी है, वो इदी अमीन ने भड़काया था, वो सब हुआ था, अब वो लोग भूल चुके हैं। वो 50 साल पहले हुआ था। ये जो जनरेशन है वो सब नहीं देखती, वो देखते हैं कि भाई पिछले 5-6 साल में इंडिया तो सबसे अच्छा राष्ट्र रहा है हमारे लिए, तो वो हमारे खेमे में आएंगे। तो क्या है इसका मतलब, क्या है कि बड़े बड़े एम्पायर्स बन जाएंगे शायद, मे बी इन 25 ईयर्स, मे बी इन 30 ईयर्स, शायद ये 4 बड़े एम्पायर बन के उभरे। लेकिन अभी जो है ये कॉन्फेडरेशन होगा, ट्रेड बेस्ड, इकोनॉमिक्स बेस्ड एंड टू सम एक्सटेंट मिलिट्री अलायंसेस, ये भी आएगा, ठीक है। इसके लिए भारत को अभी एक मस्कुलर, आउटवर्ड लुकिंग, रोबस्ट पॉलिसी लाना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अच्छा, काफी लोग इस मैप को देख के कहेंगे भारत के पास बस इतना ही। लोग ये भूल जाते हैं, ये जो मैप है ना, मर्केटर मैप, ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में देखता है, तो ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं वो ज्यादा बड़े नजर आते हैं। अगर हम इसको एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल लैंड मास देखें तो लगभग सबका क्षेत्रफल उतना ही है, रफली इक्वल। अमेरिका का थोड़ा ज्यादा है बिकॉज देव गॉट द साउथ अमेरिकन लैंड मास, बट अदरवाइज रफली इक्वल। और अमेरिका के पास ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा खाली जमीन है बीच में, वो सिर्फ कोस्ट में कुछ लोग रहते हैं, बाकी पूरा खाली है। तो ये आई वुड से दिस विल ब्रिंग बैलेंस टू द वर्ल्ड। और आप नोटिस करें कि एक तरह तो हम लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ट्रम्प साहब प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं सबके साथ, चीन भी लगा हुआ है, रूस भी हमारे साथ लग के कभी चीन के साथ लग के अपने प्रतिस्पर्धा में लगा रहता है, ठीक है। लेकिन दूसरे तरफ ट्रम्प कह रहे हैं कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाए जिसको G5 वो कह रहे हैं, जिसमें वो जापान को इंक्लूड कर रहे हैं, बट जापान रियली इज नॉट एज पावरफुल, और अभी भी वो अमेरिकन वैसल है। जापान इज अनदर कंट्री विच इज ऑक्यूपाइड, वहां पे 30,000 अमेरिकी सैनिक हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो इंडिपेंडेंस उनका है नहीं। जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है जो अमेरिका को पसंद नहीं आता, या तो वो मार दिया जाता है। नो, शिंजो एबे वाज नॉट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू बी मर्डर्ड और असैसिनेटेड इन जापान। कौन मार रहा है मैं वो नहीं कह रहा हूं, पर मार दिया जाता है या फिर उसका तख्ता पलट जाता है, somebody new comes in जिसकी पॉलिसी थोड़ा अमेरिका और वेस्ट के फेवर में हो। तो ये जो है जापान, ऑल्दो कल्चरली वो हमारे ही लोग हैं, लेकिन वो तड़प रहे हैं अंडर द योक ऑफ अमेरिका, अभी वो खास कुछ नहीं कर सकते। तो ट्रम्प क्या कह रहा है, इट विल बी यूएसए, रशिया, इंडिया, चाइना, जापान। आई से इट इज यूएसए, रशिया, इंडिया एंड चाइना, दैट्स इट। दीज आर द 4 लार्जेस्ट पावर्स इन द वर्ल्ड, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली। दुनिया इन चारों में बंटने वाला है। जितने भी द्वंद्व हम देख रहे हैं, जितने भी लड़ाइयां हो रही हैं, जो भी हो रहा है, ये खुद ही यही सब लोग एक दूसरे के खिलाफ, इनका उसका सिम्टम है जो नजर आ रहा है सब देशों में। So this is the new emerging world order, URIC, right? These will be the camps. Now, अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो ये 4 खेमों के बीच में होगा। कौन किसके साथ होगा, कौन किसके अगेंस्ट, अभी कहना बहुत मुश्किल है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि RI और C एक तरफ होगा और यूएसए और उसके साथ ही एक तरफ होंगे, नहीं, ये कुछ एकदम और भी हो सकता है। आप ये भी सोच सकते हो कि एक सिनारियो ये है कि रशिया और यूएसए मिल जाएं और यूएसए कहे कि ठीक है, डैन्यूब के ईस्ट का सारा टेरिटरी तेरा, इस तरफ मेरा, और हम लोग मिलके ठोकते हैं बाकियों को, इंडिया और चाइना को ठोकते हैं और उनके जो साथी देश उनको ठोकते हैं। हो सकता है। देखिए, हर चीज का एक पॉसिबिलिटी होता है। इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है वो क्या होगा।
उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी तक वो सारी स्थितियां, सारे इक्वेशंस क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन उस दिशा में ही हम बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए कि जो भी देश जिनके नाम मैंने लिए, वो लोग किसके साथी हैं, किसके खिलाफ हैं, उसी से साफ हो जाता है। और जो नए ट्रेड संबंध बन रहे हैं, वो भी उसी तरह से निकल के आ रहे हैं। द वर्ल्ड इज मूविंग टू यूरिक, not uric acid, uric, USA, Russia, India, China. That's it. These will be the 4 nations before the eventual, hopefully, मैं तो यही प्रार्थना करता हूं महादेव से, eventually humanity comes together as one in some distant point in future. लेकिन ये जो सेंचुरी है, ये इसमें यही होता रहेगा, इन चारों के बीच में ये होता रहेगा, द्वंद्व चलेगा, शायद विश्व युद्ध भी। काफी इलैबोरेट, थैंक यू सो मच। आई थिंक आज मैं व्यूअर्स को छोड़ूंगी थोड़ा जल्दी कि डाइजेस्ट कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, क्योंकि दिस इज बिग चेंज दैट वी आर गोइंग टू सी अनफोल्डिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। ये 4 कैंप्स बनते हुए, अभी तक हमने इससे पहले बहुत सारी चीजें देखी हैं उथल पुथल होते हुए। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर मैं बोलूंगी वो पूरी तरीके से डिसमेंटल होने वाला है, उसकी जगह आएगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 4 बिग कैंप्स अगर मैं टेक अवेज कहूँ तो, और पूरी दुनिया बंटने वाली है यूरिक, जिसमें एक स्पेशल यूएई एंड इजरायलीज का एक अपना अलग जोन रहेगा। थैंक यू सो मच Pivot Nations, yeah. Thank you so much Shamik ji for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, उत्तिष्ठ भारत, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।